अस्सलामुअलैकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के दौरान हमने उसके पोस्टुलेट्स भी स्टडी किए थे, ठीक है, और उसके अलावा उसके अंदर मौजूद डिफेक्ट्स भी स्टडी किए थे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन स्टडी किए जो कि साइंटिस्ट ने रेज किए कि वाकई में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक परफेक्ट मॉडल है एटम के लिए। तो उनमें 2 क्वेश्चंस थे। एक तो क्वेश्चन ये था कि एटम क्या कोलैप्स करता है या फिर स्टेबल रहता है, और उसके अलावा क्या एटम हमेशा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है या फिर लाइन स्पेक्ट्रम देता है। आज हम स्टडी करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के दौरान हम देखेंगे कि कैसे उसने एक सबसे अच्छा उसने कैसी एक थ्योरी दी है कि जिसके ऊपर आज तक हम बेस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर उसने सबसे पहले मार्क किए जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के। उसने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना स्टार्ट नहीं कर दिया, उसने उन क्वेश्चंस को टारगेट किया जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर प्रेजेंट थे। सबसे पहले नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो 1913 के अंदर आया था, और इसका एटॉमिक मॉडल जो था वो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक के ऊपर बेस करा था। बेसिकली मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट था जिसने फ्रीक्वेंसी दी थी, ठीक हो गया। आगे इसके अलावा उसने क्वांटम थ्योरी, 2 तरह की थ्योरीज थी, एक क्लासिकल थ्योरी थी और एक क्वांटम थ्योरी थी। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी में डिफरेंस होता क्या है। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा था, जबकि नील बोहर का एटॉमिक मॉडल जो था वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा था। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास वो ऑब्जर्व और इमिट नहीं करता कंटिन्यूसली, जबकि हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि एटम जो होता है हमारे पास वो ऑब्जर्व भी कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली और एमिट भी कर रहा है, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डेवलप करता है। हमने वहाँ पे पढ़ा था। लेकिन बोहर ने बताया कि नहीं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास वो ना तो ऑब्जर्व करता है और ना ही इमिट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली, लेकिन वो उस सूरत में करता है जब उसकी जो एनर्जी होती है वो ऑर्बिट्स में होती है। बेसिकली यहाँ पर क्वांटाइज्ड का वर्ड यूज हुआ है। क्वांटाइज्ड जो वर्ड है वो एक क्वांटम से निकला है, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटम से निकला है जिसका मीनिंग होता है फिक्स्ड एनर्जी, ठीक हो गया। एटम जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो सिर्फ उसी सूरत में एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है या फिर एमिट कर रहा है जब वो इन ऑर्बिट्स के अंदर जो क्वांटाइज्ड एनर्जी जिनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है उसके इर्द गिर्द जो होता है हमारे पास रिवॉल्व कर रहा होता है। और इन ऑर्बिट्स को जिनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक हो गया, जिनके अंदर एनर्जी जो होती है हमारे पास फिक्स्ड होती है, उसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। अगर हम इसकी डायग्राम देखें, दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस है। इस डायग्राम की आपको तब अच्छी तरह समझ आएगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहा है। ये रेड कलर का जो है ना ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। और KLM ये हमारे पास क्या है, शेल्स। और N क्या है हमारे पास, क्वांटम नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट स्टडी कर लेते हैं जो कि हमें दिए थे बोहर ने। उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे कि ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ठीक हो गया, और शेल्स और सब शेल्स। ओके, अब हम स्टडी करेंगे इसके पोस्टुलेट्स जो कि दिए थे बोहर ने। सबसे पहले उसने कहा था कि जो हाइड्रोजन का एटम होता है ना उसके पास तो एक टाइनी न्यूक्लियस होता है। आप अपनी बुक साथ साथ ओपन रखें ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। मैं बार बार स्लाइड्स आगे पीछे नहीं कर सकती हूँ, ठीक है बच्चे। पहले उसने बताया कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना उसके पास एक टाइनी न्यूक्लियस होता है, ये हमने लास्ट डायग्राम में भी देख के गए, ठीक हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, मींस गोल गोल इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, लेकिन इनका एक रेडियस होता है,
ठीक हो गया। ये डिस्टेंस जो होता है हमारे पास सेंटर से लेके कोण तक, इसको रेडियस कहते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, वो इन रेडियस के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास घूम रहे हैं इस रेडियस के अंदर, ठीक है। तो एक ये फिक्स्ड एनर्जी के अंदर घूम रहे हैं, इनकी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है। इनकी ये पर्टिकुलर एनर्जी जिसके अंदर ये ऑर्बिट्स के अंदर रिमूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। जो अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास ये एटम के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रिमूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी ना तो एमिट कर रहे हैं ना फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ा था कि जो एटम होता है हमारे पास, सपोज किसी भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, वो इमिट कर रहे होते हैं एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, ले भी रहे होते हैं और दे भी रहे होते हैं। लेकिन बोहर ने बताया कि नहीं, अगर वो अपने एक पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रह रहा है तो इसका मतलब है कि ना तो वो कोई एनर्जी ले रहा है और ना ही वो एनर्जी दे रहा है। एनर्जी तब तक एमिट और एब्जर्व नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, ये एक ऑर्बिट है ना, ये देखें बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है और ये एक ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एनर्जी उस वक्त तक एमिट और ऑब्जर्व नहीं होगी जब तक ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से उठ के इस ऑर्बिट में ना आ जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से उठ के इस ऑर्बिट में ना आ जाए। तब तक एनर्जी ना तो एमिट होगी और ना ही एनर्जी जो होगी हमारे पास वो एब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पर दो कंडीशन हैं कि एनर्जी ने एमिट कब होना है और एनर्जी ने एब्जॉर्ब कब होना है। अब हम चलते हैं पिछली साइड के ऊपर और वहाँ डायग्राम में देखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये ऑर्बिट्स है ना सारे, ये ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये तीन ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, सपोज। अब जब वो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, ये जो ऑर्बिट्स है ना, जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ये एक अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसको समझ आ जाएगी। जैसे जैसे ये ऑर्बिट्स दूर जाएंगे ना, इनकी एनर्जी जो होगी ना हमारे पास वो ज़्यादा होती जाएगी। इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, इसकी उससे ज़्यादा है, फिर इसकी उससे ज़्यादा है, फिर जो इससे अगला होगा उसकी ज़्यादा होगी। सेम यही उन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है कि कैसे फिर एनर्जी वो अपनी एमिट भी कर रहा है और ऑब्जर्व भी कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास अपनी, ये देखो इधर से यहाँ जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, वो नीचे वाले से ऊपर जा रहा है। मीन्स मैंने अभी बताया कि जो एल, सपोज एल के हिसाब से बताती हूँ, एल जो है हमारे पास, एल ऑर्बिट, अभी मैं शेल और सब शेल करी आपको कहता कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एल ऑर्बिट से वो एम ऑर्बिट में जा रहा है। मैंने अभी बताया कि जो नीचे वाला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी जो होगी हमारे पास वो कम होगी, इसकी एनर्जी कम है। जब उसने लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट जाना है, हाई एनर्जी स्टेट, तो तब उसने करनी है एनर्जी ऑब्जर्व। रदरफोर्ड का ये पॉइंट गलत हो गया। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम जो होता है हमारे पास, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, वो इमिट भी करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। लेकिन बोहर ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। एटम उस सूरत में एनर्जी ऑब्जर्व करता है जब वो जंप करता है अपने एक लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट से, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है ना, से हाई एनर्जी ऑर्बिट के ऊपर की तरफ जाता है, तब वो एनर्जी ऑब्जर्व, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है लोअर से हायर में जंप करने के लिए, इट नीड्स एनर्जी, तो इस वजह से वो जंप करता है अपने लोअर से हायर ऑर्बिट के अंदर। नाउ अब रिलीज ऑफ एनर्जी कब होती है, एनर्जी रेडिएट कब होती है। यहाँ पर आप रेडिएट ना इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड बन जाता है, तो आप इसको रिलीज कर लें, ठीक है। एंड व्हेन इट रिलीज एनर्जी, रिलीज कब करेगी एनर्जी, जब वो अपने हायर ऑर्बिट से, ये इसका हायर ऑर्बिट है ना एम, एम से एल की तरफ आएगा, अपने हायर से लोअर की तरफ आएगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट और रिलीज करेगा, ठीक हो गया। अब इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन समझी, जो कि हम इंशाल्लाह प्रोसीडिंग टू आज फर्स्ट ईयर में जाके हम समझेंगे कैसे वो इक्वेशन आई। वो ज़रा एक बड़ा सा है कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने इनको ना ऑर्बिट्स को E1, E2,
E3, इस तरह नाम दे दिया, ठीक है। जो कि साइंटिस्ट मशहूर ज़माना प्लैंक था, ठीक है, उसने एक इक्वेशन दी, इस हिसाब से इन ऑर्बिट्स को E1, E2 और E3 का नाम दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो जंप कर रहा है E1 और E2 में, सपोज वो जंप कर रहा है E2 से E1, तो हमने अब यहाँ पर क्या करना है, हमने देखना है कितनी एनर्जी जो है वो उसने रेडिएट की है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन बना ली, सॉरी, हमने एक इक्वेशन बना ली जो कि थी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। डेल्टा E मीन्स चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कितना चेंज हुआ है, ठीक है। डेल्टा जो होता है हमारे पास वो बड़ी लो वैल्यू, स्मॉल वैल्यू को ना डिपिक्ट कर रहा होता है, ठीक है। E2 माइनस E1 मतलब के बड़े ऑर्बिट से, हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, और वो बराबर होता है HV के। अब यहाँ पर H क्या है, H कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जबकि जो V है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है कैसे आई प्लैंक्स इक्वेशन ये और वो, आपने सिर्फ यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट याद करना है कि जो चेंज इन एनर्जी है, जैसे हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसके अंदर कैसे हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन आ रही थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर रहा होता है एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के अंदर। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। साथ साथ आप फिजिक्स का भी लेक्चर कहीं ना कहीं से ले रहे होगे, तो वहां पर वो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो कि बराबर होता है mvr के। यहाँ पर m क्या है, मैस, v क्या है, वेलोसिटी स्पीड, r क्या है, रेडियस ऑफ एटम, n क्या है, क्वांटम नंबर, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैंने आपको बताया प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर 2 पाया। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास वो ऑर्बिट्स में तो हमें पता है मूव कर रहा है, लेकिन वहां भी उसका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है कि जिसके दौरान वो उसमें मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे लिए जो ज़्यादा चीज़ समझने की है, mvr एंगुलर मोमेंटम, ये समझने की चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ समझने की है वो n की वैल्यू है। n क्या है हमारे पास, n को उन्होंने कहा है क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर, मतलब किस ऑर्बिट के अंदर वो रिमूव कर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो आप लिख लें। n क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स used to describe the position and energy of electron in an atom, ठीक है। क्या है हमारे पास क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर जो होता है हमारे पास सेट होता है नंबर का, जो कि यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या पोजीशन है और क्या एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम की। बेसिकली 4 क्वांटम नंबर होते हैं। मैं आपका थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रा हाई कर रही हूँ कि आपको पता हो क्या होता है क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर और इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, उसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये आगे बहुत आगे कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मोरल हाई करने के लिए बता दिया है कि ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड और बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन तो करती है कि क्या डिफरेंस है रदरफोर्ड और बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर, लेकिन हम फिर यहाँ पर देख लेंगे। पहले वाले जो हैं वो सारे मैंने रदरफोर्ड के लिखे हुए हैं और सेकंड वाले जो हैं वो हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट्स में से हैं। ठीक हो गया। वर्सेस
सबसे पहली बात जो है कि हमारे पास जो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल था या एटॉमिक थ्योरी थी वो बेस करी थी क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, जबकि बोहर की जो थी वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करी थी। आप लिखना चाहते हैं अपनी बुक पे लिख लें, बल्कि अच्छी बात है आप लिखें अपनी बुक के ऊपर कि क्लासिकल थ्योरी क्या करती है। क्लासिकल थ्योरी बेसिकली हमें बताती है कि मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो हाई लेवल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि जिनको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, मैक्रो, ठीक है ना, मैक्रो, माइक्रो नहीं मैक्रो। जबकि जो क्वांटम थ्योरी होती है वो हमें बताती है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट एटॉमिक लेवल, ठीक है, ये बताती है मैक्रोस्कोपिक स्टडी और ये देती है हमारे पास एटॉमिक लेवल के ऊपर, ठीक है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो रिवॉल्व तो करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ये तो उसकी बात सही थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ये उसने प्रूव किया था। जो हमारे पास प्लम पडिंग थ्योरी थी उसको इसने गलत किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन बोहर ने आके बताया कि इलेक्ट्रॉन्स बेशक रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट के अंदर। ये नहीं है कि वो और एनर्जी है उनकी सेम ही एनर्जी है उसी में इमिट किए जा रहे हैं और एनर्जी उनकी लेस हो रही है और एटम जो है हमारे पास उसके अंदर फॉल कर गया। ये था ना उसका पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास वो अपनी एनर्जी कम करते 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 आखिर में आके न्यूक्लियस में गिर जाते हैं और एटम कोलैप्स कर जाता है। लेकिन नहीं, बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन एक फिक्स्ड एनर्जी के अंदर। उसके अलावा रदरफोर्ड ने तो कोई आइडिया नहीं था ऑर्बिट्स का, उसको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है। लेकिन बोहर ने बताया था कि नहीं, ऑर्बिट्स होते हैं और उनका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक हमने पढ़ा था कि एटम जो होता है हमारे पास वो इमिट कर रहे होते हैं एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। जब एटम इमिट करेंगे अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, हमने पढ़ा था कि वो हमेशा देंगे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन इसके साथ साथ बोहर ने बताया कि नहीं, एटम्स जो होते हैं हमारे पास वो हर टाइम नहीं देते एनर्जी करते कंटिन्यूसली इमिट, वो कभी कभार रेडिएट भी कर रहे होते हैं, कभी कभार इमिट भी कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से उनका जो स्पेक्ट्रम होगा हमारे पास वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। देन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो एटम है उसको चाहिए वो कोलैप्स करे, जबकि बोहर ने कहा नहीं, एटम शुड एग्जिस्ट, एटम को चाहिए वो एग्जिस्ट करे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो कभी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि एटम जो है हमारे पास वो कोलैप्स कर जाए। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक उसने कहा था कि एटम को चाहिए कि वो कोलैप्स करे। कैसे कोलैप्स करे? जब वो इलेक्ट्रॉन्स, बताती हूँ, मैंने आपको ये लास्ट आप देख लें एक दफ़ा, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि क्यों कहा था रदरफोर्ड ने कि एटम जो है हमारे पास वो उसको कोलैप्स करना चाहिए। जब ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इसकी एनर्जी जो है ना हमारे पास वो लो होती जा रही है, ठीक है। इसका रेडियस जो है ना हमारे पास वो छोटा होता जा रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। जैसे जैसे वो करीब आता जाएगा उसकी एनर्जी लो होती जाएगी, मूव करता जाएगा ना, मैंने कहा था इमिट कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली, मूव करता जाएगा तो उसका रेडियस छोटा होता जाएगा और वो फॉल कर जाएगा इनटू न्यूक्लियस, फॉल कर दिया न्यूक्लियस में। जब फॉल कर गया न्यूक्लियस में तो एटम शुड कोलैप्स। जो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती क्या है, ये ना मैं आपको पहले उर्दू में बता देती हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। हमने पहले जब मैं बोहर का बता रही थी आपको, तो वहाँ पर हमारे पास के, एल और एम, वहाँ पर ऑर्बिट्स के नाम ऐसे लिखे हुए थे, शेल्स के नाम, ठीक है, के एल एम लिखे हुए थे, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम खुद देखते हैं कि किसके शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम उसकी एनर्जी देखते हैं। हमें पता है जैसे जैसे हम दूर जाएंगे के की एनर्जी जो होगी हमारे पास वो कम होगी, लेस होगी एनर्जी, जबकि जो एल होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर एम की एनर्जी ज़्यादा होगी। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किन किन ऑर्बिट्स में, किन किन शेल्स में है, किन किन सब शेल्स में है, और इसके अलावा कि उनका एनर्जी का लेवल क्या क्या है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन
of electrons in various subshells is called इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये अपनी बुक के ऊपर आप लिख लें। अब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए ना मैं वाइट बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह इसको समझा भी दूंगी, लेकिन यहाँ पर जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ना आप उनको एक दफ़ा पहले देख लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहिए और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम आज फॉलो करेंगे उसको कहते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ था हमारे पास एक साइंटिस्ट था, इसने एक प्रिंसिपल दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे करना चाहिए, और आज हम उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करेंगे और समझेंगे कि उसने क्या कहा था। अच्छा, साइंटिस्ट ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर और शेल्स के अंदर। एनर्जी लेवल्स मींस ऑर्बिट्स। ठीक है, और शेल्स के अंदर मूव कर रहे हैं अपनी एनर्जीज के मुताबिक, जिस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती है कि हाइट से लेकर नीचे गिरने तक जो एनर्जी यूज़ होती है हमारे पास, या नीचे से लेकर ऊपर जाने तक जो एनर्जी यूज़ हो रही है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपको बता नहीं सकती कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर कोई बॉल क्लिफ से मतलब कि छत से नीचे गिर रही है, रूफ से नीचे गिर रही है, तो जो एनर्जी उसकी चेंज हुई है हमारे पास उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और जो एनर्जी उसको नीचे से ऊपर फेंकने में लगी है उसको भी पोटेंशियल एनर्जी ही कहेंगे। ठीक है, अब जो एनर्जी लेवल जो होते हैं हमारे पास उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने पढ़ा कि एन से करते हैं। एन हमारे पास क्या है, बोहर का। इस वजह से मैंने बताया कि बोहर का एटॉमिक मॉडल बहुत परफेक्ट है, और साइंटिस्ट आज तक उसको क्लेम करते हैं कि बोहर जैसा एटॉमिक मॉडल आज तक किसी साइंटिस्ट ने दिया कि उसने हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें दी। ठीक है, इसको कहते हैं क्वांटम नंबर के अंदर एनर्जी लेवल्स जो होती है हमारे पास जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एन से, जिनकी वैल्यू होती है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इनको अब हमने क्वांटम नंबर को कैसे रखा था, ऑर्बिट से ना, के, एल, एम और एन। तीन हमारे पास हैं, के, एल, एम और एन। ये हमारे पास शेल्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो शेल्स क्लोजर होगी न्यूक्लियस के उसकी मिनिमम एनर्जी होगी। कैसे मतलब, जो के है हमारे पास, ये हमारे पास है, ये देखें न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये शेल्स हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, जो के होगी ना उसकी एनर्जी कम होगी एल की निस्बत, एल की एनर्जी कम होगी एम की निस्बत, एम की एनर्जी कम होगी एन की निस्बत। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर, इस फॉर्मूले से 2n²। 2 हमारे पास फॉर्मूले का, n क्या है हमारे पास क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल्स। के, एल, एम के अंदर जितने हमारे पास n की वैल्यू होगी उसका स्केल लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। देन शेल्स हमारे पास क्या हैं, के, एल, एम और एन। शेल्स मीन्स ऑर्बिट्स क्या क्या हैं, सब शेल्स। अब इन्हीं शेल्स के अंदर हमारे पास चार सब शेल्स हैं, एस, पी, डी और एफ। अब देखो के अंदर सिर्फ एक सब शेल है। ठीक है, के अंदर सिर्फ एक सब शेल है जिसका नाम है एस। पी, एल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, एस और पी। एम के अंदर 3 सब शेल्स हैं, एस, पी और डी। और एन के अंदर 4 सब शेल्स हैं, एस, पी, डी और एफ। पहले आपने अच्छी तरह शेल्स और सब शेल्स को याद कर लेना है कि शेल्स कौन सी हैं और सब शेल्स कौन सी हैं। शेल्स बड़ी हैं, उसके अंदर फिर हमारे पास सब शेल्स हैं। उसके अलावा साइंटिस्ट ने कहा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास उसका बताती है हमें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमें पता चल जाता है कि इसके कितने एटम्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके अलावा जो सीक्वेंस होता है शेल्स और सब शेल्स का वो उनके एनर्जी लेवल्स के मुताबिक होता है। जो पहला शेल्स और सब शेल होगा उनकी एनर्जी कम होगी अगले वालों की निस्बत, और कि हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम एक शेल्स और सब शेल्स में रख सकते हैं। के अंदर हम कितने रख सकते हैं, के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम रख सकते हैं हमारे पास वो होते हैं,
अच्छा, के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, वो रख सकते हैं हम 2। इसके अंदर हम सिर्फ 2 मैक्सिमम सब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रख सकते हैं, ठीक है। एल के अंदर हम रख सकते हैं 8। अब मैं बताती हूँ कैसे कैसे आ रहे हैं। एम के अंदर रख सकते हैं हम 18 सॉरी, और एन के अंदर रख सकते हैं हम 32। ओके बच्चों, अब हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहां जाके हम अच्छी तरह समझते हैं कैसे इनके शेल्स और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो रही है। ओके बच्चों, यहाँ समझेंगे शेल्स और सब शेल्स के दरमियान पहले डिफरेंस और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन। शेल्स क्या क्या है हमारे पास, के, एल, एम और एन, और सब शेल्स क्या है, एस, पी, डी और एफ। याद रखना कि शेल्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, और जो सब शेल्स होती हैं उनको स्मॉल लेटर से, ठीक है। एस, पी, डी, एफ, एस छोटा है, पी, डी और एफ, ठीक है बच्चों। आप देखो के शेल है, मैंने बताया के शेल के अंदर, ये देखो यहाँ पर, रुक जाओ जरा, शेल्स, फिर सब शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, ठीक है। के शेल, एल, एम और एन, ठीक है। देखो के हमारे पास शेल है, इसके अंदर सिर्फ एक सब शेल होती है जो कि होती है एस। एल जो है उसके अंदर 2 सब शेल्स होती हैं, एस और पी। जो एम है इसके अंदर 3 सब शेल्स होती हैं, एस, पी और डी। जो एन है इसमें 4 सब शेल्स होती हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स में कितने हैं। एस के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि रख सकती है, ये याद, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस आपको याद, मैं कहती हूँ फिंगर टिप्स पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है ना, उसको तो आधी केमिस्ट्री आ जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कर कैसे रहे हैं, क्योंकि ये आगे जाके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमडी कैट हर जगह ये यूज होनी है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल में, एस के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना सब शेल के अंदर, वो 2 होते हैं। और उसके बाद पी के अंदर कितने होते हैं, 6। डी के अंदर कितने होते हैं, 10। और एफ के अंदर कितने होते हैं, 14। ये हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सब शेल में स्टडी किए हैं। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में कितने अकोमोडेट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एक शेल के अंदर कितने आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे अब वो देखो, के के अंदर एक सब शेल है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो के के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब एल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, एक एस है और एक पी है। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और एक पी का, तो दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। इस तरह आ रहे हैं ये। देन हमारे पास एम है, इसके अंदर 3 है, एस के 2, पी के 6 और डी के 10। तो टोटल कितने हुए, एम के हुए 18। देन एन के अंदर 4 हैं, एस के 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14। तो टोटल कितने हुए, 32 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम इस तरह फाइंड करते हैं। ये इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी बुक पे लिख लें तो बेटर है, ठीक है। तो मैंने आपको, जब मैं आपको स्लाइड्स पढ़वा रही थी पावर पॉइंट के ऊपर, मैंने वहाँ पर ऑफ बाउ प्रिंसिपल का जिक्र किया था। मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बस मैं बताऊंगी कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल होता क्या है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली जो हम सब शेल्स की फिलिंग कर रहे हैं ना,
ठीक है, सब शेल्स की फिलिंग हो रही है ना, वो इस रूल के मुताबिक हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स ने ना, इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट एंटर इनटू लो एनर्जी सबशेल। ये है हमारे पास ऑफ बोर प्रिंसिपल। क्या है हमारे पास ऑफ बोर प्रिंसिपल? ऑफ बोर प्रिंसिपल हमारे पास कहता है कि जो सबशेल्स की फिलिंग कर रहे हैं ना हम, वो इस हिसाब से करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले हमने उस शेल या सबशेल के अंदर एंटर करना है जिसकी एनर्जी कम है। ठीक है, इसके हिसाब से एक पूरा उसने एक रिदम मतलब कि एक सीक्वेंस दिया है जो कि हम आज पढ़ेंगे। उसको आपने ना याद कर लेना है। ठीक है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते वक्त उसी को याद करना है। ठीक है, और उसके मुताबिक सारे के सारे एक मतलब कि वॉइस टोन समझ लें आपने बनाई हुई है, साइंटिस्ट ने, हमने भी ऐसे याद किया था अपने वक्त में। ठीक है, तो आपने भी इसको याद कर लेना है। जो वॉइस नोट है वो कि ऐसा है, वो आप देख लें, वो मैं लिखती हूँ। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब साथ ही हम इसके अंदर n की वैल्यूज पुट कर देंगे। कैसे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। इस रूल के मुताबिक फिलिंग होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी शेल्स और सब शेल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा इतना आगे तक नहीं है, आपकी बुक के ऊपर आई थिंक सो कैल्शियम तक है, सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स तक, वहाँ पर उसके ये 4s से ज़्यादा वो नहीं आगे जा रहा। ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये बड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो ऐसी होती है, s-p-d-f। पहले s फिल होगी, फिर p फिल होगा, फिर d, फिर f। लेकिन यहाँ के अंदर, यहाँ देखें, s-p फिर s आ गया, पहले 3p है ना, इसके बाद 3d आना चाहिए था। यहाँ पर 4s क्यों आया बेटे? ये इसलिए आया है क्योंकि 4s की जो एनर्जी है ना, वो हमारे पास 3d की निस्बत लोअर है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना 8s तक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन 4s की जो एनर्जी होती है ना हमारे पास, वो 3d की निस्बत कम होती है। इसलिए पहले हम 4s को फिल करते हैं, उसके बाद 3d की तरफ आते हैं। ये आप इसको अपनी बुक के ऊपर लिख लें, कैसे मैंने लिखा है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है बच्चों? ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है एक ऐसा एलिमेंट, सपोज कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, अभी हम स्पेसिफिक नहीं करते कोई भी एलिमेंट। ठीक है, मैं आपको सबसे लोएस्ट नंबर से दिखाती हूँ। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। ये आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 5 है तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, 5 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, तो कैसे करनी है? हमारे पास हमें पता है कि सबसे पहले आता है 1s। आप 1s ना लिखो, आप उस तरह ही करो जिसे मैंने आपको पहले बताया है। मुझे तो आती थी, उसमें मैंने 1s लिख दिया, फॉर्मूला पता चल गया कि 1s के अंदर 2 आने, फिर उसके अलावा आप लिखो स्कूल, स्कूल, पब्लिक, मतलब कि यहाँ तक आ जाएगी 2 और फिर पता है। ठीक है, 1s, 2s और 2p। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास। ठीक है, अब देखो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 4 हो गए हमारे पास, टोटल कितने हो गए? 4। अब p के अंदर तो हमारे पास पता है हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन हमें कितने की जरूरत है? 1 की। तो हमने 2p के ऊपर लिख देना है 1। तो हमारे पास टोटल कितना फिल हो गया ना शेल्स? 1s 2, 2s 2, 2p 1।
अब बच्चों देखो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। पेपर के अंदर ना अक्सर मैं साथ आपको टिप्स भी बता रही हूँ ताकि आप पेपर के हवाले से भी याद करो सब। पेपर के अंदर अक्सर औकात जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होती है और आपने खुद फाइंड करना होता है वो कौन सा हमारे पास एलिमेंट है। ये हमारे पास बोरोन था जिसका एटॉमिक नंबर 5 था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे थी। ठीक है, उसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 10। ये पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट है आपके पास। सबसे पहले स्कूल पब्लिक, आई थिंक तो यहाँ तक पूरा आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1s 2s और 2p 10 है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, टोटल कितने हो गए 4 हो गए हमारे पास। 10 में से 4 निकाले 6 रह गए रिमेनिंग। p के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं, p के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ये किस एलिमेंट की हुई है, ये हुई है सॉरी नियोन की। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा मैं आपको ना बताती हूँ अगर कोई रेडिकल आ गया आपके पास, ठीक है, या कोई आयन आ गया, ठीक है, उसकी हम कैसे करेंगे। सपोज आपकी बुक पे जो एग्जांपल है ना मैंने देखी थी, बुक मेरे पास ई बुक है, बुक नहीं है मेरे पास, तो वहाँ पर क्लोरीन आयन था। अब तो मैं बता के थक गई हूँ कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है। नेगेटिव का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। +1 का इसका मतलब क्या, माइनस का। माइनस का होता है कि इसके अंदर एडिशन हुई इलेक्ट्रॉन की, तो +1 इज इक्वल टू 18। इसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास 18। ठीक हो गया। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, हमारे पास इसके अंदर ऐसे करेंगे स्कूल पब्लिक ऐसी है ना हमारे पास। और अगर आप एंड तक लिख रहे हैं रफ वर्किंग के अंदर आप इसको काफ़ी लंबा लिख लें ताकि आपको पूरे आ जाए और आपको बार बार याद ना रिवाइज ना करना पड़े कि स्कूल पब्लिक स्कूल वीएम पब्लिक स्कूल, इस तरह। ठीक है, 1s 2s 2p 3s और फिर 3p। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। 1s के अंदर कितने होते हैं 2, 2s के अंदर 2, टोटल कितने हो गए 4। ठीक है, अभी हमें और चाहिए। p के अंदर कितने होते हैं 6, टोटल कितने हो गए हमारे पास 10 हो गए। अब हमें 8 चाहिए। s के अंदर कितने होते हैं 2, ये कितने हो गए 12। अब हमें कितने चाहिए 6 चाहिए ताकि हमारे पास 18 पूरे हो जाएं। और 3p के अंदर कितने होते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। ठीक है, आपकी बुक पे एक एग्जाम्पल थी जो कि लिखी हुई थी, आई थिंक सो उसके अंदर आपका किसी का मतलब कि मैं ऐसे अपने पास से करवा देती हूँ कि सपोज कोई एलिमेंट है उसके पास उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एम शेल के अंदर। ठीक है, आपने इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। अब एटॉमिक नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास उसकी एम शेल के अंदर। अब हम शेल्स लिखेंगे, पहले शेल्स होती कितनी हैं, के एल और एम तक। उसके पास देखो हमने पढ़ा कि के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने वो अकोमोडेट कर सकता है। एल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल के अंदर होते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब उसके पास एम के अंदर तो वैसे तो हमारे पास वो 18 इलेक्ट्रॉन्स देता है लेकिन यहाँ पर 5 हैं, तो टोटल उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स का जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है इनका सम कर लें, 8 to 10 और 15 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है ये। ठीक है, 15 एटॉमिक नंबर, और वो किसका होता है, वो होता है हमारे पास फॉस्फोरस का। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए।